हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने बोर्ड पे कि आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का सेशन नंबर 2 है। इससे पहले एक और वीडियो मैं इसका पढ़ा चुका हूं जो कि चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है उसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में या फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल में या सिंपल से कंपाउंड में या कंपाउंड से सिंपल में या फिर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में या फिर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में अदलना बदलना एक तरीके से इंटरचेंज करना, इसी को कहा जाता है सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि मीनिंग चेंज ना हो पाए। जब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाए उस वक्त मीनिंग कहीं से ना बदल पाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है या व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। देखिए, जैसे आपने लिखा राम इज टॉलर दैन श्याम। राम इज टॉलर दैन श्याम। इसमें आपने जो टॉलर दैन यूज किया है वो कंपैरेटिव डिग्री है। अब आप इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखें, और वो क्या तरीका हो, श्याम इज नॉट एज टॉल एज राम। अब देखिए, ये एज टॉल एज सर पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये पॉजिटिव डिग्री है, पर मीनिंग दोनों का सेम है। कैसे? आपने कहा कि राम की लंबाई श्याम से ज्यादा है, यानी कि राम श्याम से अधिक लंबा है। और फिर जब आपने कहा कि श्याम की लंबाई उतनी नहीं है जितनी राम की, तभी तो राम ज्यादा लंबा हो गया। जब आपने कहा श्याम की लंबाई उतनी नहीं है जितनी राम की है, मतलब राम की लंबाई ज्यादा है। आपने डिग्री को चेंज किया, पर क्या सेंटेंस का मीनिंग चेंज होने दिया? आपने नहीं चेंज होने दिया। चेंज तो हो सकता था, आप नॉट हटा दीजिए, चेंज हो जाएगा मीनिंग, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे थे ना, इसलिए आपने मीनिंग को चेंज नहीं होने दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है। ये और बात है कि यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस सिंपल ही हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि सेंटेंस का टाइप भी बदल जाए, कि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जरूर हो जाए। हाँ, ठीक है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जनरली किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंजंक्शन का ही यूज किया जाता है, इसीलिए हमने ऑब्लिक में कंजंक्शंस में लिख दिया है। आज के इस सेशन में हमने जिन दो कंजंक्शंस को चूज किया है सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, दे आर सो दैट और दूसरा कंजंक्शन है सो एज। इंटरेस्टिंगली इन दोनों कंजंक्शंस का मीनिंग सेम है, ताकि या फिर जिससे कि, ठीक है। आप अगर सो दैट बोलते हैं तो क्या मीनिंग है? ताकि या फिर जिससे कि। जब आप सो एज यूज करते हैं तो भी क्या मीनिंग आएगा? ताकि या फिर जिससे कि। अब डिफरेंस क्या है दोनों में वो देख लीजिए। जब आप सो दैट का यूज करें तो दैट के बाद आप एक क्लॉज लिखें, मतलब आप एक प्रॉपर सेंटेंस को लिखेंगे, ठीक है ना। क्लॉज का मतलब क्या है? सेंटेंस ही तो दैट के बाद आप एक प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये तरीका अपनाएंगे। और जब आप सो दैट की जगह सो एज को यूज करेंगे तो सो एज को क्लॉज में या सेंटेंस में इंटरेस्ट नहीं है। सो एज अपने बाद सीधे वर्ब लगाता है, सब्जेक्ट नहीं, सीधे क्या लगाता है? वर्ब लगाता है। और वो उस वर्ब को ऐसे नहीं सर इंफिनिटिव बना करके, इंफिनिटिव में कन्वर्ट करके रखता है। जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज करें तो वो इंफिनिटिव है। एक बात का और ध्यान रखें कि सो एज कई बार इंफिनिटिव का एक्टिव वर्जन यूज करता है और कई बार इंफिनिटिव का पैसिव वर्जन यूज करता है। इंफिनिटिव का पैसिव वर्जन क्या होगा? ये जो आपने टू लिखा है, आप इस टू को लिखिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बी लगा करके बनता है, तो बी प्लस V3 कर दीजिए, तो ये ना पैसिव वर्जन हो जाएगा इसी इंफिनिटिव का। तो कभी सो एज के बाद का इंफिनिटिव एक्टिव में होगा और कभी पैसिव में। क्या देखा आपने? जब आप ताकि या फिर जिससे कि बोलने के लिए सो दैट का यूज
करें, मेक श्योर आगे के सेंटेंस को, आगे के हिस्से को क्लॉज के फॉर्म में लिखें। और जब आप ताकि या जिससे की बोलने के लिए सो एज का सहारा ले तो आगे क्लॉज बनाने की या क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इन्फिनेटिव को यूज करें। और ज्यादा समझ में तब आएगा जब मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है यू शुड वर्क इवन हार्ड। देखिए वर्क हार्ड का मतलब है अधिक मेहनत करना और इवन हार्डर का मतलब है और अधिक मेहनत करना। यू शुड वर्क इवन हार्डर सो दैट यू मे सक्सीड दिस टाइम। देखिए ध्यान से, आपने सो दैट लगाया, मीनिंग यही है ताकि। ठीक, आगे का जो हिस्सा है सेंटेंस का उसे एक क्लॉज के फॉर्म में लिखना चाहिए था, लिखा। ये देखिए यू सब्जेक्ट है, मे सक्सीड वर्ब है, मतलब आपने एक प्रॉपर सेंटेंस लिखा ना, बस यही सो दैट को चाहिए था। अब हम इसी सेंटेंस को सो एज से लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इधर का सेंटेंस तो वही रहेगा क्योंकि सो एज तो यहाँ आएगा ना, तो ये हिस्सा तो वैसे ही रहेगा, यू शुड वर्क इवन हार्डर। और अब जहां पर सो दैट था वहां पर हमने लगा दिया सो एज। सो एज को आगे सीधे वर्ब चाहिए, वर्ब यहां पर है, तो क्या करिए इस यू को एलिमिनेट कर दीजिए। कट करने का मतलब नहीं यूज करेंगे। इस ऑक्सिलरी वर्ब मे को एलिमिनेट कर दीजिए, सीधे इस वर्ब को लिखिए और वो भी इस वर्ब की कौन सी फॉर्म को रखिए, फर्स्ट फॉर्म में, और उसके पहले टू लगाइए, टू सक्सीड। अब चूंकि इस वर्ब के बाद दिस टाइम भी लिखा हुआ है तो उसको भी लिख देंगे। अगर नहीं लिखा होता तो फिर उसको नहीं लिखा जाता। मान लीजिए ये सक्सीड पे ही रुक गया होता तो हमने भी सक्सीड पे रोक दिया होता, पर चूंकि वहां दिस टाइम लिखा हुआ था तो हमने दिस टाइम पे लिख दिया। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। कैसे, याद रखें अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों, जैसे यू और फिर से यू, एक से ज्यादा जब सब्जेक्ट्स होंगे तो एक से ज्यादा वर्ब भी होंगी, मेन वर्ब्स भी होंगी, तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है। मैंने इसे कंपाउंड नहीं बोला, कॉम्प्लेक्स बोला, क्यों? ये जो दैट आप देख रहे हैं, इस दैट की मीनिंग है की। ये देखिए यहाँ भी की है, यहाँ भी की है। ये की कौन लेके आया है? ये दैट ही लेकर के आया है। याद रखें जब भी कभी किसी सेंटेंस में कंजंक्शन दैट आया हो और उस दैट का मीनिंग हो की, तो हर हाल में दैट एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाएगा। दैट आया हो, दैट का मीनिंग हो की, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाएगा। तभी तो नरेशन में जहां मैक्सिमम सेंटेंसेस में कंजंक्शन के रूप में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन के रूप में दैट को ही यूज करते हैं और दैट की बोलता है, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि नरेशन के सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही होते हैं। ठीक है, और ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि सिंपल सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक मेन वर्ब चाहिए। कहाँ दूसरा सब्जेक्ट है? था तो वो हमने किल नहीं कर दिया। जब आपने सक्सीड के पहले ऑक्सिलरी वर्ब हटा दी तो ये भी मेन वर्ब नहीं। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके पहले टू क्यों आया हुआ है? क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है। आगे बढ़ने दीजिए, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, और वो एग्जाम्पल ये है कि Ravi sent a present to Neeta so that he could। याद रखें कि so that के बाद जो क्लॉज लिखी जाती है जनरली वहां पर मॉडल का यूज किया जाता है और मॉडल में भी मे, माइट, कैन या फिर कुड। मे और कैन प्रेजेंट टेंस में, माइट और कुड पास्ट टेंस में। चूंकि ये पास्ट है सेंट, सेंट का सेकेंड फॉर्म, इसलिए कुड का यूज किया गया है। आप माइट का भी यूज कर सकते हैं। मॉडल क्यों? क्योंकि जब आप ताकि बोलते हैं तो आगे के सेंटेंस में एक संभावना आती है। अगर संभावना बहुत प्रबल है तो कैन या कुड, और अगर संभावना एवरेज है तो मे या फिर माइट का यूज किया जाता है। सो दैट ही कुड
make amends for his appalling behavior। ये जो आप प्रेजेंट देख रहे हैं इसका मतलब होता है तोहफा, गिफ्ट, और ये मेक अमेंड्स फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब रिग्रेट करना, सॉरी बोलना, कंपनसेट करना। और अपैलिंग बिहेवियर का मतलब है बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर, जिसको आप हिंदी में अभद्र कह सकते हैं, शॉकिंग, अनलॉफुल जो हो उसे कहा जाता है। तो रवि ने नीता को एक प्रेजेंट भेजा ताकि वो अपने अपैलिंग बिहेवियर के लिए, अपने गलत बर्ताव के लिए, रूड बिहेवियर के लिए, अभद्र बर्ताव के लिए माफी मांग सके, पश्चाताप कर सके। ठीक, सो दैट आया, तो सो दैट के बाद एक प्रॉपर सेंटेंस भी तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, सो एज लिखेंगे। जैसा कि आप पिछले सेंटेंस में देख चुके हैं कि ये हिस्सा तो सेम ही रहेगा, तो हम इसे फिर से नहीं लिख रहे हैं। सो दैट की जगह अब हमने सो एज यूज कर लिया। सो एज को आगे क्या चाहिए, सीधे वर्ब चाहिए, तो आप इस सब्जेक्ट ही को किल करिए, कुड को हटाइए, सीधे वर्ब को लिखिए। मेक है, मेक के पहले टू लगा दीजिए, टू मेक अमेंड्स फॉर, और बाकी का सेंटेंस ऐसे ही, हिज अपैलिंग बिहेवियर। ये देखिए, सो एज के बाद आपने जो टू मेक अमेंड्स फॉर लिखा है, इसमें ये जो टू मेक है ये इन्फिनेटिव ही तो है, और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसे था, यहाँ भी सब्जेक्ट यहाँ भी सब्जेक्ट, तो सिंपल तो हुआ नहीं। दैट का मीनिंग है कि, तो ये कॉम्प्लेक्स ही हुआ, और ये सिंपल है क्योंकि इस बार आपने क्लॉज को किल कर दिया। कहाँ ही का यूज किया है, कहाँ आपने ऑक्सिलरी वर्ब को यूज किया है। होपफुली आप सभी को सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक सेंटेंस लिखेंगे जहाँ जिसमें सो एज के बाद जो इन्फिनेटिव आएगा वो पैसिव वर्जन में होगा। तो तैयार रहे उस सेंटेंस के लिए। अब हम उसी सेंटेंस को लिखेंगे। देखिए क्या है वो सेंटेंस, द thief hid behind a tree so that he might not be caught। ठीक है, सो दैट से बन गया ये सेंटेंस, सो दैट आया, और देखिए प्रॉपर सेंटेंस है तो सो दैट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, मीनिंग भी आ रहा है कि चोर एक पेड़ के पीछे छिप गया ताकि उसे पकड़ा ना जा सके। अब हम इसी सेंटेंस को लिखेंगे सो एज से, द थीफ, और आगे का सेंटेंस वैसे ही, जहां सो दैट था वहां आप लगा देंगे सो एज। इस ही को हटाइए, इस ऑक्सिलरी वर्ब माइट को हटाइए, नॉट को तो आप नहीं हटा सकते, वो नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, टू भी लगाना है, नॉट भी लगाना है, तो क्या टू नॉट लिख सकते हैं, नहीं सर, टू नॉट तो लिखा नहीं जाता। आप सबने पढ़ा होगा नॉट और टू जब एक साथ आए तो उन्हें नॉट टू बना देना चाहिए, नॉट टू। और फिर देखिए ये पहले से ही पैसिव में है सर, हमने किया नहीं, देखिए पहले से ही पैसिव में है, बी कॉट, ये देखिए नॉट टू बी कॉट, ये देखिए टू बी कॉट, तो ये पैसिव वर्जन हो गया। ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है, ठीक है, पैसिव वर्जन हो गया। लेकिन ये जो आपने अभी अभी पैसिव वॉइस देखी है इतनी सरलता से, वास्तव में ये इतनी सरलता से संभव नहीं है, पूरी प्लानिंग की जाती है। मैंने तो एक प्रिपेयर्ड सेंटेंस लिखा था, पहले से तैयारियां करके रखी थी और फिर सीधे यहाँ पर हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन अगर मैं रॉ सेंटेंस लिखूं और फिर यहाँ तक आपसे जाने को कहूँ तो आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। और वो रॉ सेंटेंस कैसा हो सकता है, देखिए मैं बेसिक फॉर्म अब लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इतनी देर में आपको ये लगने लगा होगा कि सो दैट की जगह सो एज को आसानी से यूज किया जा सकता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। सो दैट का हर सेंटेंस सो एज से बनता ही नहीं है, इट इज अ फैक्ट कि हर वो सेंटेंस जहां आपने सो दैट का यूज किया हो वहां सो एज आए, ये जरूरी नहीं है। इस बात को हम अब आपको समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। रॉ सेंटेंस हम लिखते हैं, द thief hid behind a tree
फिर हमने लिखा so that the police might not see him। ये है सर वास्तविक सेंटेंस कि यहां से 3 तक तो वैसे ही है, फिर so that आगे का सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा ताकि पुलिस उसे देख ना सके। आई एम सॉरी, वहां पे वर्ब कैच थी तो कैच ही लिख देते हैं ताकि पुलिस उसे उस चोर को कैच ना कर सके। हमने क्या किया था सर कि इस सेंटेंस को पहले से ही पैसिव में कन्वर्ट कर दिया था। इस सेंटेंस को पहले से ही पैसिव में, आप भी देखिए ना कैसे कन्वर्ट करेंगे। द पुलिस माइट नॉट कैच हिम को अगर आप पैसिव में ले जाएं तो हिम की जगह ही आएगा और माइट रहेगा, नॉट बी आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बी से बनता है, फिर कैच का थर्ड फॉर्म कॉट आएगा। सेम लिखा है ही माइट नॉट बी कॉट, बस यहाँ पर जो द पुलिस है वो भी मैं लिख रहा हूं बाय द पुलिस, यहाँ पर वो खाली बाय द पुलिस नहीं लिखा। तो उसका भी तर्क है सर, अगर किसी सेंटेंस में नेचुरल सब्जेक्ट का यूज किया गया हो। नेचुरल सब्जेक्ट किसको बोलते हैं कि जैसे कोई पेशेंट हो तो उसका इलाज कौन करेगा, डॉक्टर ही करेगा। तो डॉक्टर नेचुरल पेशेंट है, मतलब वो काम जिसे उसी व्यक्ति को करना है, कोई और नहीं कर सकता। कोई बीमार है तो माँ बाप उसका इलाज नहीं करेंगे, डॉक्टर इलाज करेगा, है ना। कोई गलत है तो उसकी सजा कौन देगा, न्याय करने वाला व्यक्ति, जज दे सकता है, आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कोई चोर है तो उसे कौन पकड़ेगा, एक तरीके से पुलिस पकड़ेगी। पूजा कौन कराएगा मंदिर में, पुजारी कराएगा। ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स हैं, जनरली इन सब्जेक्ट्स को यूज नहीं किया जाता, तो वही मैंने बाय द पुलिस को नहीं लिखा था। अब आप बताइए, अगर आपके सामने ये सेंटेंस हो तो आप इस ही को हटा देंगे, माइट को हटा देंगे, यही तो लिखेंगे सर। हद से हद बाय द पुलिस को लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप सभी को। हाँ, लेकिन अब एक जरूरी बात देखिए, अगर ये सेंटेंस होता ओरिजिनली तो ये आइडिया कैसे आता है कि यार इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दो और ऐसे लिख दो, या फिर क्यों पैसिव में कन्वर्ट किया गया, ऐसे ही क्यों नहीं इसको इधर ले जाया गया जैसे पिछले सेंटेंस में था। द पुलिस माइट नॉट कैच हिम को सीधे ही क्यों नहीं सो एज में ले जाया गया। तो ध्यान से देखिए सर, अभी जो आपने पिछला सेंटेंस देखा था उसकी शुरुआत वाले हिस्से में यू था, फिर सो दैट के बाद भी क्या था, यू था। मैचिंग थी सर, इस तरफ भी लीड कौन कर रहा था सेंटेंस को, यू, और सो दैट के बाद वाले हिस्से को भी कौन लीड कर रहा था, यू। मैचिंग हो रही थी। जब तक मैचिंग नहीं होगी तब तक सो दैट का सेंटेंस सो एज से नहीं बनेगा। मैचिंग होनी जरूरी है, ठीक है। और यहाँ मैचिंग है, यहाँ मैचिंग नहीं है। इधर देखिए द थीफ है और इधर देखिए द पुलिस है। कहाँ मैचिंग है, सो दैट के पहले वाले हिस्से को लीड कर रहा थीफ और बाद वाले हिस्से को लीड कर रहा पुलिस। तो मैचिंग कराइए। और मैचिंग कब हो सकती है, वॉइस बदलिए। जब आप वॉइस बदलेंगे तो हिम इधर ही आ जाएगा, ये जो ही और ये जो थी सेम ही तो है सर। नाउन और प्रोनाउन का ही तो अंतर है, तो वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो थीफ है और ये जो ही है, ये ही चोर ही तो है। आप देखिए मैचिंग हो गई सर, यहाँ थीफ और यहाँ पर ही। मैचिंग का होना बहुत जरूरी है। हाँ, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर से सुनिए, अगर आप किसी सेंटेंस जो कि सो दैट से लिखा गया है सो एज से लिखना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि सो दैट के पहले वाले हिस्से और बाद वाले हिस्से को शुरुआत एक ही चीज से कराई जा रही है, एक ही जगह से, एक ही वर्ड से लीड होने को एक ही कर रहा हो। कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात ये भी समझ लीजिए सर, जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस सो दैट से बना हो वो सो एज से जरूर बने, ठीक है। अगर मैचिंग करा सकते हैं किसी तरीके से, नहीं एक्टिव में तो पैसिव में कन्वर्ट करके, तब तो ठीक है। और अगर मैचिंग हो ही नहीं सकती तो फिर सो दैट का सेंटेंस सो एज से नहीं बन सकेगा, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस ऐसा लिखूंगा जहां पर सो दैट तो आया होगा लेकिन वहां पर सो एज नहीं आ सकेगा, ठीक है, क्योंकि मैचिंग नहीं हो सकेगी, किसी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं हो सकेगा।
जाएगा। दिमाग लगाइए सर, जब आप इस वर्ब को ध्यान से देखिए, अभी भी सेंटेंस है, जब आप द पुलिस को हिट कर देंगे, माइट को सबको हटा देंगे, केवल कैच वर्ब को रखेंगे, तो अभी तो कैच वर्ब इस पुलिस को देख रही है, लेकिन जब आप इसे हटा देंगे तो आप इस कैच वर्ब को, इस थीफ को ही देखना होगा ना। ये कैच वर्ब आप इस थीफ से ही रिलेट करेगी, तो थीफ या तो इसका सब्जेक्ट बने या तो भाई ऑब्जेक्ट बने। वो कैच वर्ब है, ये नाउन है। वर्ब के लिए नाउन या तो सब्जेक्ट है या तो ऑब्जेक्ट है, या फिर हो सकता है कुछ भी ना हो। हाँ, तो वो रिलेशन देखिए कि कैच वर्ब के लिए थीफ अब कौन है, तो क्या थीफ सब्जेक्ट है कैच का? अगर थीफ सब्जेक्ट है तब तो चोर पकड़ेगा, तो सब्जेक्ट तो नहीं है, चोर पकड़ेगा नहीं, चोर को पकड़ा जाएगा, तो थीफ क्या है? ऑब्जेक्ट है सर। अब जो वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब को कहाँ जाना चाहिए? पैसिव में जाना चाहिए, इसीलिए कैच को बी कॉट कर दिया गया था। उम्मीद है इस बार ज्यादा समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस की ओर देखते हैं। जैसे The boy remained silent। एक और सेंटेंस में वॉइस वाला ही दे रहा हूं। The boy remained silent so that nobody could notice him। ध्यान से देखिएगा सर, इस बार मैं पूरा का पूरा तामझाम नहीं करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप फटाक से समझ जाए मैं क्या लिख रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पर द बॉय है और यहाँ पर नोबडी है। मैं इन्हें सो दैट से सेंटेंस लिखा है, अब हम इसे सो एज से लिखने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला झटका लग गया है, ये देखिए इधर बॉय है इधर नोबडी है, मिसमैच हो गया। अब सिर्फ एक ही चारा बचा है, मिसमैच हो गया है, ये वर्ब है, तो इसका वॉइस बदल करके देख लेते हैं। इसका वॉइस बदलने का मतलब है इस सेंटेंस का वॉइस बदल करके देख लेते हैं कि अगर मैचिंग हो गई तो बात बन जाएगी। और सर जब आप वॉइस बदलेंगे तो ये है उठ करके यहाँ आ जाएगा, ही हो जाएगा, और ही और ये बॉय सेम ही तो है, तो मैचिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सब तरीके हैं। अब देखिए, द बॉय से स्टार्ट करिए, ध्यान से देखिएगा। रिमेन्ड मैंने लिखा, साइलेंट लिखा, देखिएगा। सो एज के बाद आप नोबडी को तो लिख नहीं सकते, कुड को भी नहीं लिख सकते, याद रखिएगा, लेकिन नोबडी का नॉट आप निकाल लीजिएगा। तो नोबडी नहीं लिखा, कुड नहीं लिखा। सर नोटिस वर्ब अगर मैं सीधे ही लिख दूंगा टू नोटिस, तो ये टू नोटिस एक्टिव में है, तो इसका मतलब है कि बॉय सब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब है कि लड़का नोटिस करे, पर क्या सच ये है कि लड़का नोटिस कर रहा है? लड़का तो शांत रहा ताकि कोई उसको नोटिस ना कर सके, कोई जान ना सके कि वो वहां है। तो नोटिस कौन ना कर सके? वहां के लोग, वो लोग सब्जेक्ट हुए, किसको नोटिस ना कर सके? उसी लड़के को। तो नोटिस वर्ब के लिए बॉय सब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट है सर तो आप उसे पैसिव में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं? सो एज टू बी नोटिस्ड करिए और याद रखिएगा इस नोबडी के नॉट को यहाँ लगा दी, सो एज नॉट टू बी नोटिस्ड हो जाएगा। और आप चाहते हैं तो बाई एनीबडी लिख दीजिए, अदरवाइज जब किसी सेंटेंस में नोबडी आया हो तो पैसिव वॉइस में वो आता ही नहीं। भाई जब आप इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो ये जो हिम है ये यहाँ आ जाएगा ही, फिर कुड आएगा, नॉट आएगा नोबडी का, बी नोटिस्ड हो जाएगा, और अगर लिखेंगे हाथ से हाथ तो बाई एनीबडी हो जाएगा, ही हट जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे इस हिम का क्या किया गया? जब आप पैसिव में नोटिस वर्ब को लेके जाएंगे तो हिम बदल जाएगा, ही में पहले आ जाएगा और ही फिर हट जाएगा। कुड हट गया, ये देखिए नॉट टू बी नोटिस्ड आ गया, बाई एनीबडी में लिखने से मना कर रहा हूं, क्योंकि नोबडी जब पैसिव में जाए तो वहां पर आपको उसे हटा ही देना चाहिए। तो क्या आपने सीखा कि सो दैट का हर सेंटेंस सो एज से कन्वर्ट हो सकता है, ना हो, और ऐसा करते समय सो दैट की जगह सो एज को यूज करते समय इस बात को लेके बहुत अलर्ट रहना है
कि जो वर्ब है इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव वो एक्टिव होनी चाहिए या पैसिव होनी चाहिए। यहाँ पर जो ही लिखा है, अगर यहाँ बैठी इन्फिनेटिव के लिए वो सब्जेक्ट है तो उसे एक्टिव में रखिएगा सर, और यहाँ पे जो ही बैठा है यहाँ यूज किए गए इन्फिनेटिव के लिए वो ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप उसे कहाँ रखिएगा, तब फिर आप उसे पैसिव में रखिएगा। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस ऐसा लिखेंगे जिसमें सो दैट के सेंटेंस को सो एज से कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव किसी भी तरीके से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इधर जो कुछ भी होगा उसका इधर वाले से कोई लेना देना होगा ही नहीं। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए, आई गेव अवे सम रुपीज to the beggar or to the little boy so that he might eat something। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, कुछ भी गलत नहीं है। so that यूज किया गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन if you want to transform this sentence using so as, then it is not possible। क्यों नहीं पॉसिबल है? पहली बात, यहाँ आई है, so that के बाद यहाँ ही है, मिसमैच हो गया। ये देखिए, आई है और यहाँ ही है, मिसमैच हो गया। ठीक है, पहला झटका ये। अब आप दिमाग लगाइए कि इसको पैसिव में ला हम कन्वर्ट कर दें, तो सर जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट तो समथिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा समथिंग। तो अब जो समथिंग है वो भी तो आई से मैच नहीं कर रहा, मैचिंग तो हुई ही नहीं। और सरल भाषा में देखिए, ईट वर्ब के लिए ही सब्जेक्ट है और समथिंग ऑब्जेक्ट है। मैंने उस छोटे से बच्चे को कुछ रुपए दिए। गिव अवे एक फ्रेज है व्हिच मींस टू डिस्ट्रीब्यूट और डोनेट, बांटना या फिर दान दे देना। तो मैंने उस छोटे से बच्चे को कुछ रुपए दिए ताकि वो कुछ खा सके। तो खाएगा कौन? ही, और खाएगा क्या? वो छोले भटूरे खाएगा। तो ईट वर्ब के लिए सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट समथिंग है। इट हैज नथिंग, दिस वर्ब ईट हैज नथिंग टू डू विद दिस सब्जेक्ट आई। तो जब कोई मैचिंग ही नहीं है तो किसी तरीके से आप क्यों सो दैट के सेंटेंस को सो एज में लेकर जाएंगे? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब पेपर में कैसी सिचुएशन आती है वो देखिए। मान लीजिए इतना सेंटेंस लिखा हुआ है, आगे फिलर दे दिया गया एक ऑप्शन में, so that he might eat something लिखा गया, B so as to eat something। दिमाग खर्च करिए। अगर आपसे कोई कहे कि कुछ मत देखिए पीछे का हिस्सा और so that की जगह so as लगाइए, तो कैसे लगाएंगे? so as he और might को हटा देंगे, eat को कर देंगे, to eat something। सर यही तो करेंगे आप। और कह दिया जाए कि पैसिव बनाओ तो so as to eat की जगह be eaten कर देंगे, so as to be eaten something। अब सबसे पहले तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपने वर्ब को पैसिव में किया तो नियम के मुताबिक जब वर्ब पैसिव में जाने को तैयार हो तो ऑब्जेक्ट को पीछे जो ऑब्जेक्ट हो उसे उठा करके आगे कर देना चाहिए। समथिंग ऑब्जेक्ट है ईट का, अभी भी एक्टिव में भी वो वर्ब के बाद ही है और पैसिव में भी वो वर्ब के बाद ही है। ये कौन सा तमाशा है? जब वर्ब पैसिव में चली गई तो ऑब्जेक्ट को उठा करके पहले लेकर के आई, तो ये तो टोटली फेलियर है, ये तो कहीं से नहीं आना चाहिए, है ना, ये टोटल फेलियर है। अब इसको देखिए, सो एज ये बनने को तो बन गया और आप में से बहुत से लोग सोच सकते हैं कि दोनों करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सो एज के बाद जो आपने ईट वर्ब रखी है उसके पहले सब्जेक्ट तो रखा नहीं। इसका ये मतलब है कि ये ईट वर्ब आई को अपना सब्जेक्ट मानेगी, चूंकि एक्टिव में है तो सब्जेक्ट ही मानेगी। अगर ईट का सब्जेक्ट आई है तो मैं खाऊंगा, पर खाएगा तो वो छोटा सा बच्चा, तो मैं कहां से सब्जेक्ट हूं सर? तो ये तो कॉम्बिनेशन गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये वाला सही है। तो क्या देखा आपने कि सो दैट का सेंटेंस जरूरी नहीं है
कि सो एज से कन्वर्ट हो ही जाए। सिचुएशन को आपको ढंग से उसका एनालिसिस करना होगा, भापना होगा, क्या ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास एक और सेंटेंस है, उसको भी देखते हैं। आप सबको एक्टर सोनू सूद जी याद ही होंगे। अभी लॉकडाउन में उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स की बहुत हेल्प की है ना, और बहुत अच्छे अच्छे काम किए लोगों के बीच में। वो अब बहुत खासे पॉपुलर हो गए हैं। तो मैं उनसे ही रिलेटेड एक सेंटेंस लिख रहा हूं, और वो सेंटेंस कैसे है ये देखिए। द एक्टर अरेंज्ड सम बसेस, याद होगा आप सभी को, सो दैट द माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रवासी मजदूर होते हैं, so that the migrant workers might reach their homes safely। मतलब एक्टर ने कुछ बसेस अरेंज कर दी, कि सुविधा दे दी, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अपने घरों तक पहुंच सके, वो भी सेफली, सुरक्षित पहुंच सके। अब सो दैट से तो बन ही गया, क्योंकि आगे एक प्रॉपर आपने क्लॉज लिखी, ये देखिए ये सब प्रॉपर क्लॉज लिखी है आपने। अब हमें चेक करना है क्या इसे सो एज से बनाया जा सकता है। तो चेक करिए, इधर कौन है शुरू में, एक्टर, इधर कौन है, माइग्रेंट वर्कर। झटका लगा आपको, अलर्ट हो जाइए तुरंत। अब दो ही बातें हैं, या तो ये सो दैट से सो एज में जाएगा ही नहीं, और अगर जाएगा तो वॉइस बदल जाएगी, तब जाएगा। तो वॉइस बदल करके देखते हैं। माइट रीच वर्ब का सब्जेक्ट माइग्रेंट वर्कर्स है, और ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। रीच एक इंट्रांजिटिव वर्ब, ये देयर होम्स भी ऑब्जेक्ट नहीं, होम्स तो प्लेस है। इंग्लिश ग्रामर में टाइम और प्लेस को ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता, आप सब जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो एट बुक चैप्टर में मैं ये चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। तो रीच एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके पास ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो रीच वर्ब का सब्जेक्ट माइग्रेंट वर्कर्स है। रीच हैज नथिंग टू डू विद दिस वर्ड एक्टर। तो क्या देखा आपने कि अब ये सेंटेंस जो कि सो दैट से बना है, सो एज से बनेगा ही नहीं। तो अगर किसी सेंटेंस में सो दैट आया हो और फिर आपसे कहा जाए कि वहां सो एज लिखें या सो एज से उसे कन्वर्ट करें, तो आप हर चीज को बखूबी देख लें। मैचिंग होनी जरूरी है, मैचिंग ना हो तो वॉइस बदल करके देखें। वॉइस बदलने से भी अगर मैचिंग नहीं हो रही है तो फिर सो दैट से ही बना रहने दें। सो एज से बनाने का विचार जो है उसे गिव अप कर दें, उसे त्याग दें एक तरीके से। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना सिखाया। आप इसे वाइस वर्सा बोल सकते हैं। सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में चला गया विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंजंक्शन, सो दैट एंड सो एज। कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे जरूर बताएं। अपने अपने प्रेशियस कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ग्रुप्स में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन